Julia student, yesterday we have studied up to इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट कर्व तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम करते हैं कंजप्शन कर्व। किसको कहते हैं? कंजप्शन कर्व को। दिस वन। कंजप्शन कर्व को हमने पहले कंजप्शन फंक्शन को पूरा पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने कंजप्शन कर्व को ठीक से पढ़ा था। फिर भी हम यहां पर एक बार कर लेते हैं कि कंजप्शन कर्व जो है ना सी ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जीरो से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर इनकम जीरो पे होगा उस टाइम भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन होते हैं। तो कंजप्शन कर्व जो है ना ऐसे पॉजिटिव स्लोप में होते हैं। ठीक है, तो ये कंजप्शन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से हमारा कंजप्शन भी बढ़ती जाएगी। देखिए आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़े उसके हिसाब से हमारा कंजप्शन भी बढ़ते जा रहा है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व, ये हो गया कंजप्शन कर्व। जब हम व्हेन वी सम अप दिस टू, हम जब इन दोनों को सम अप कर लेते हैं तो क्या होते हैं? इन दोनों को सम अप करने से हमें मिलता है इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों को सम अप करने के बाद हमें एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिलते हैं। अब हम विद द हेल्प ऑफ कर्व वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हम कर्व के साथ पूरा इसको इक्विलिब्रियम आउटपुट को समझाने जा रहे हैं। अब हम यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट को विद द हेल्प ऑफ कर्व एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इस कर्व को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों को यहां पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि यहां पे बहुत सारे लाइन आ जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे हम हमेशा इनकम को मेजर करते हैं, इनकम या आउटपुट जो भी है, ज्यादातर आउटपुट लिखते हैं। फिर यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहां पे जब इक्विलिब्रियम आउटपुट जब एक्सप्लेन किया था या इक्विलिब्रियम इनकम एक्सप्लेन किया था, इक्विलिब्रियम कहां पे होते हैं? वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। अब हमने ये भी देखा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ये परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड के हिसाब से चलेंगे। जितना डिमांड बढ़ेंगे उसके हिसाब से हम सप्लाई को बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी में एक्सिस यानी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज, हमने ये भी एज्यूम किया था कि हम एक क्लोज इकोनॉमी में डील कर रहे हैं जहां पे टू सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड में फिर क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम यहां पे एक लाइन 45 डिग्री का लाइन ड्रा करेंगे, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ रेफरेंस। इसको मैंने पहले भी कहा था, लाइन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यहां पे क्या होता है? ये लाइन यहां पे ये दिखाता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या मैंने इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इस लाइन पे कहीं पर भी आप अगर पॉइंट लगाओगे वहां पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का लाइन होते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व को ड्रा करना है। एग्रीगेट डिमांड के जब कर्व को हम ड्रा करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में दो चीज को मिला के एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। क्या क्या? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को प्लस करने से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एज्यूम किया था कि इकोनॉमी में आवर इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व जो है ना पैरेलल टू ओ एक्सिस, ओ एक्सिस पे पैरेलल रहेगा। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट कर्व को ड्रा करते हैं। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व, क्योंकि ये पैरेलल टू ओ एक्सिस है, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया ऑटोनोमस, ये कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा कंजप्शन। ये हो गया हमारा कंजप्शन कर्व, ये हो गया हमारा कंजप्शन कर्व। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं
व्हेन वी सम अप दिस टू, इन्वेस्टमेंट कर्व एंड कंजप्शन कर्व, तो हमें मिलता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। यानी कि इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें ये कर्व मिला है, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व मिला है। अब यहां पे देखिए, इस सिचुएशन पे यहां पे पॉइंट ई, इस पॉइंट ई पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। अब आप लोग सोचेंगे कि यहां पे एग्रीगेट सप्लाई का तो कोई कर्व ही है नहीं, तो यहां पे कैसे इक्वल? क्योंकि हमने ये कहा था कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। यानी कि इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में एक्सिस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिस तरह हमारा डिमांड बढ़ेंगे उसके हिसाब से हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारा सप्लाई जो है इसी लाइन के साथ चलते रहते हैं, इसी लाइन, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जितना है उसके हिसाब से सप्लाई भी बराबर है। तो ये जो कर्व है 45 डिग्री का जो है, इसको आप सप्लाई कर्व भी मान सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट ई पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इतना डिसाइड हो रहा है। ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो अब देखिए, शॉर्ट रन में हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम या एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होते हैं? उस सिचुएशन पे होते हैं जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है। अब ये हो गया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और इसी तरह हमारे पास और एक अप्रोच है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग मेथड या अप्रोच, ठीक है। अब इस मेथड के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहां पे थे? इस मेथड हमने कल ये भी देखा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पे हमने ये भी देखा था, या तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, बाद में इनको काट करके निकालते तो यही निकालते हैं, ठीक है। तो हमने अब इसी तरह हमारा दूसरा मेथड है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। अब इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच यही बोलते हैं कि जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होगा, जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड होगा। यानी कि हम यहां पे कर्व को ड्रा करके देख लेते हैं। ये वाला जो है ये माइनस में होते हैं, ये प्लस में होते हैं, ठीक है। ये भी प्लस में होते हैं। अब यहां पे ड्रा करेंगे तो ये बने। अब यहां पे देखिए, पहले हम करते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया था, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होगा ये। सेविंग जो है इनिशियल स्टेज पे सेविंग जो है क्या होता है, हमारा नेगेटिव में होता है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है उसके हिसाब से हमारा सेविंग बढ़ता है, तो सेविंग यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, सेविंग कर्व। यहाँ पे हम आउटपुट को मेजर करते हैं। ऑन ओ एक्स एक्सिस वी मेजर आउटपुट एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी मेजर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या मैंने इन्वेस्टमेंट सेविंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो रहा है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है ना, इस पॉइंट ई पे हो रहा है, इस पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ई पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है, इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है। इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। इस पॉइंट पे जो भी आउटपुट डिसाइड होगा या एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होगा, उसको इक्विलिब्रियम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि दो मेथड जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम आउटपुट को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि अगर सिचुएशन हो जाए, यहां पे पहले देख लेते हैं, इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट सिचुएशन क्या देख रहा है? इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? डिजायर आउटपुट जो है, प्लान आउटपुट है ज्यादा प्लान डिमांड से, डिजायर डिमांड से। यानी कि हम जितना डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा इकोनॉमी में सप्लाई है। अब क्या होगा? इस टाइम तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं। जब सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसर के पास यानी कि अनसोल्ड आउटपुट ज्यादा रह जाएगा, अनसोल्ड आउटपुट ज्यादा रह जाएगा। जब प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड आउटपुट ज्यादा रह जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? पहले जो अनसोल्ड आउटपुट है, जो उनके पास जो अनसोल्ड आउटपुट है, उसको बेचने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को कम कर देंगे, ठीक है। जैसे आउटपुट को कम करेंगे तो क्या होगा?
आउटपुट कम, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है ना कम हो जाएंगे। एग्रीगेट सप्लाई कम होते जाएंगे, कम होके फिर दोबारा एग्रीगेट सप्लाई जो है ना, एग्रीगेट सप्लाई जो है ना एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएंगे। अब ये यहां पर भी हम देख सकते हैं, यहां पे देखिए हमने बोला इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ये है एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, ये एग्रीगेट सप्लाई कहां है, एग्रीगेट सप्लाई है ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब इस टाइम क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर और सप्लाई करेंगे क्या, नहीं, प्रोड्यूसर कोशिश करेंगे जो प्रोडक्ट उन्होंने अनसोल्ड पे रहा है उसको सोल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अपना आउटपुट लेवल कम करेंगे। जैसे आउटपुट लेवल कम करेंगे तो सप्लाई कम होना शुरू हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएंगे, फिर दोबारा यहां पे एग्रीगेट डिमांड से इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहां दिखाया, ठीक है, एक सिचुएशन नहीं होगा। अब दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि सिचुएशन नंबर 2, इफ एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट सप्लाई जो ना एग्रीगेट डिमांड से कम होगा, यहां पे देखिए एग्रीगेट सप्लाई कब, यहां पे नीचे है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, उस टाइम क्या होगा, प्रोड्यूसर देखेंगे कि हमारे पास तो बहुत सारे डिमांड है, अनफुलफिल्ड डिमांड बहुत सारे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को हमने बोला, हमने बताया हुआ है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर अपना प्लांट आउटपुट को बढ़ाएंगे, इसका मतलब वो अपने सप्लाई को बढ़ाएंगे, सप्लाई को बढ़ते जाएंगे तब तक बढ़ेंगे जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से फिर दोबारा इक्वल ना हो। जैसे कि सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, क्या करेंगे, प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे, आउटपुट को बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई तब तक बढ़ाएंगे जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू दोबारा एग्रीगेट डिमांड ना हो, ठीक है। तो ये हो गया यहां पे सिचुएशन। इसी तरह यहां पर भी 2 सिचुएशन आ रहा है। अब होते हैं कभी इफ सेविंग, फर्स्ट सिचुएशन, इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या होता है, सेविंग इज विथड्रॉवल, यानी कि सेविंग से हमें नुकसान होते हैं, इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन होते हैं। अब देखिए सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि सेविंग ज्यादा मतलब सेविंग ऊपर है इन्वेस्टमेंट नीचे। अब इस टाइम क्या होगा, सेविंग अगर ज्यादा होगा तो क्या होता है, सेविंग ज्यादा का मतलब है कि हम अपने पास जितना भी इनकम है उसमें ज्यादातर पैसे को सेव कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम करें, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है इसका मतलब कम है। एक्सपेंडिचर कम का मतलब है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है ना कम है, इसका मतलब हम डिमांड कम करें। जब डिमांड कम करेगा यानी कि एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम, डिमांड कम है तो क्या होगा, डिमांड कम होने से क्या होगा, डिमांड कम होने से आउटपुट का प्रोडक्शन भी कम हो जाएंगे, ठीक है, आउटपुट का प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से क्या होगा, इनकम कम होने से सेविंग जो ज्यादा है सेविंग है, ये जो सेविंग जो ना कम होके नीचे आ जाएंगे। पहले मैंने कहा था कि इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इसको आप लोग ठीक से देखिए क्योंकि इसमें रिलेशन होते हैं, बाद में आप लोगों को यार ये कैसे पता नहीं। यहां पे देखिए जब आपका सेविंग ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आपके पास जितना भी इनकम है उसमें से ज्यादातर आप सेव कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपका कम है, एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपका डिमांड कम है। जब डिमांड कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम का मतलब इंप्लॉयमेंट कम, इंप्लॉयमेंट कम का मतलब आदमियों को इनकम कम, जब इनकम कम होगा तो फिर सेविंग करना कम हो जाएंगे, सेविंग डिक्रीज हो जाएंगे, तो सेविंग फिर दोबारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पे आ जाएंगे। इस टाइम पे सेविंग ज्यादा था ना, अब यहां पे हो जाएंगे। अब सिचुएशन नंबर 2, सेकंड सिचुएशन आते हैं इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्या होगा, यानी कि आउटपुट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उससे आउटपुट ज्यादा होगा। जैसे आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा, आउटपुट ज्यादा होने से आपका इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, सेविंग के साथ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, आपका सेविंग जो है बढ़ जाएगा, यानी कि पहले सेविंग कम था, आप सेविंग बढ़ के सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फिर दोबारा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इनका रिलेशन। अब इनको ठीक से देख लीजिए, कभी कभी ये 1 नंबर 2 नंबर भी ऐसे रिलेशन पूछ लेते हैं, तो यहां तक पढ़ने के बाद आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या
चाहे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आए, चाहे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आए, चाहे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आए, ये तीनों सिनोनिमस है, सेम है, आपने आंसर यही लिखना है, ठीक है। ये ज्यादातर 6 मार्क्स का आ जाता है आप लोगों को। तो यहां तक पढ़ने के बाद ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट हमारे कंप्लीट है। अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसी इक्विलिब्रियम आउटपुट से रिलेटेड या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था? मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होते हैं कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके वजह से हमारा इनकम जो है कितने टाइम बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम इनकम इंक्रीज, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारा इनकम कितने टाइम बढ़ रहा है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारा इनकम जो है कितने टाइम बढ़ रहा है, उसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारा इनकम कितने टाइम बढ़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा होगा 100 का, 100 का इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से हमारा इनकम बढ़ा है 400। अब हम देखते हैं कि कितने टाइम इनकम बढ़ गया। K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम 400 ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100। जब ये कट करेंगे तो K इज इक्वल टू 4। इस 4 का मतलब है कि हमारा इनकम इन्वेस्टमेंट जितना भी बढ़ा उसकी वजह से हमारा इनकम जो है ना 4 टाइम बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट से इनकम जो है ना 4 टाइम ज्यादा बढ़ा है। तो यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही दिखाते हैं, ठीक है। अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों हमने पहले से पढ़ चुका है। इनके रिलेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन, पहले पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन है? आप पहले तो इन दोनों का मीनिंग अपने दिमाग में लाओ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये होता है इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से इनकम में चेंज, और ये होता है इनकम में चेंज होने की वजह से कंजप्शन में चेंज। आप देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूले में देखा जाए तो हम K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन MPC, ये रिलेशन ऐसे देखा जाता है। अब जब हम इसको ठीक से पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब यानी कि दोनों ही एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जैसे कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेंगे। अगर इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिक्रीज एट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आल्सो फॉल डाउन। यानी कि इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। अब इसको ऐसे बोलने से तो आपको पता चल गया कि इनमें देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन इसमें रिलेशन पॉजिटिव कैसे है उसको हमें देखना होगा। आप देखिए जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने से आपका इनकम भी बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने से क्या होगा? आपका कंजप्शन बढ़ेंगे। कंजप्शन बढ़ने से क्या होगा? फिर दोबारा कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर दोबारा इसका मतलब डिमांड हो रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहां पे देखिए पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा,
कंजम्पशन बढ़ा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर इनकम बढ़ा, फिर कंजम्पशन, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मैं आप लोगों को यहां नहीं पढ़ाएगा अभी, अगर आप लोग अपना दिमाग चलाएंगे तो जब कंजम्पशन के पास पॉजिटिव होगा तो सेविंग के साथ नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट सेविंग इज द विथड्रॉवल एंड कंजम्पशन इज आल्सो एन इंजेक्शन। कंजम्पशन भी एक इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन से क्या होता है, फूलते हैं, बड़े होते हैं। जब सेविंग होता है तो उससे छोटे होते हैं। तो यानी कि जब हम रिलेशन देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि जब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये के जो है इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में रिलेशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेगेटिव रिलेशन कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सेविंग बढ़ते जाएगा, सेविंग बढ़े, अब देखिए आपका सेविंग बढ़ गया, इसका मतलब सेविंग बढ़ा तो क्या हुआ, सेविंग बढ़ा तो इसका मतलब आपका डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि आप पैसे जो है ना सेव कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहा है, डिमांड कम। जब डिमांड कम होगा तो क्या होगा, इसका मतलब प्रोड्यूसर सोचेंगे कि डिमांड कम है तो रिस्की है, तो इन्वेस्टमेंट जो है ना डाउन हो जाएंगे। देखो सप्लाई बढ़ रहा है, यानी कि सेविंग बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है, नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में नेगेटिव रिलेशन होते हैं, ठीक है। अब हम ये इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर था उसके फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये कैसे है, इसको प्रूव करेंगे। आप देखिए, आपको लिखा होगा प्रूव करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा, ये 4 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। अब देखिए, पहले तो वी नो दैट, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तो हमें मीनिंग से ही पता है, क्योंकि ये के जो है क्या होते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम में कितने टाइम मल्टीपल हो जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज होता है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे हमेशा इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, या मैंने एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट सेविंग। ये आपने इक्विलिब्रियम आउटपुट को, अब मैं यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बोल रहा हूँ, इसकी जगह पे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये होते हैं, ये भी हमें पता है। इसको हम लगते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम दोनों साइड को, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड को हम डल्ट, यानी कि चेंज लगा देते हैं, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं। चेंज इन इन्वेस्टमेंट को कैसे निकालेंगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को यहीं पे रख देंगे और चेंज इन इनकम को भी अपने जगह पे रख देंगे, सिर्फ हम चेंज इन कंजप्शन, जब चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंजप्शन निकाल जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको हम रखेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका वैल्यू को पुट करेंगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, किसका, इसका वैल्यू, यानी कि ये, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, तो वही रहेंगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन। अब डिवाइडिंग राइट हैंड साइड विथ
चेंज इन इनकम। अब हम राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज इन इनकम के साथ डिवाइड कर देंगे। चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये कट, यानी कि इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है? चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। व्हाट इज मीन बाय चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम? ये क्या है? इसका मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स चेंज इन आवर कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहां पे हम लिखते थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये यहां पे प्रूफ हो गया। अब इसी तरह कभी कभी आपको ऐसे भी दिया होगा K इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसको कर ये या ये इसको दिया होगा तो इसको भी इसी तरह करना है पूरा। लास्ट में यहां से थोड़ा एक स्टेप और ऐड होगा। एक स्टेप क्या ऐड होगा? हमें पता है कि वी नो दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को जब हम प्लस करते हैं तो इज इक्वल टू 1 होते हैं। अब हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को निकालना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को निकाल तो 1 में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को माइनस कर दो तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या आ जाएंगे? सेव। अब इसको देखिए, यहां पर भी सेम है, ये यहां पर भी, यहां इसकी जगह पर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को लिख, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव। यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो यानी कि ये भी प्रूव हो गया, ये भी। ठीक है, ज्यादातर ऐसे आते हैं, कभी कभी ये आएगा। जब ये आएगा तो आपको यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाना है, ये और ये वाला स्टेप। ठीक है, अब इतना यहाँ तक पढ़ने के बाद इस यूनिट में भी लगभग आपका 95% कवर है। तो बाकी इसमें 5% बचते हैं जो एक्सिस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड का। अगर चांस मिलेंगे तो फिर मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, आपको वो भी पढ़ाऊंगा। बाकी अभी तक लगभग 70% जो है ना इकोनॉमी का सिलेबस कवर हो चुका है। तो आप लोग घर पे बैठिए, आराम से पढ़िए और बाकी बाहर नहीं चाहिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।